हेलो एवरीवन, सिंपल मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। एमपीटेट वर्ग 3 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज हम कर रहे थे। इसमें हमने अभी तक 130 तक के सवाल सोल्व कर लिए थे। आज के वीडियो में हम आगे के सवाल सोल्व करेंगे। यदि आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर देखिए, उनसे आपको हेल्प मिलेगी। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। सब सवाल दे रखा है, द्विघात समीकरण 2x² + 3x - 20 = 0 के मूल हैं। मतलब ये जो समीकरण दे रखा है इसके रूट्स हमसे पूछा है, मूल पूछा है ना। तो क्या करेंगे हम, जैसे इसको बिना सूत्र से हमें यदि हल करना है तो इसके फैक्टर निकालेंगे। मतलब ये जो नंबर है हमारा, ऐसा ऐसा नंबर मानना है, इसके ऐसा पार्ट करना है हमें 3 का कि जिसको जोड़ने या घटाने पर 3 आए और गुणा करने पर ये दोनों संख्याएं आए। इन दोनों का गुणा जो आएगा वो गुणा करने पे मिलना चाहिए और जोड़ने घटाने पर 3 मिलना चाहिए हमें। ठीक है, तो गुणा करने पे हमें कितना आना चाहिए, -14। मतलब ए और सी का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, -14। और जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए, 20 आना चाहिए, हमें 3 आना चाहिए। तो ऐसी संख्या हम 8 और 5 ले लेते हैं। जैसे 2x² प्लस का 8x माइनस का 5x माइनस 20 इक्वल टू 0 है ना। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, जैसे 2x हमने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, यहाँ पर x + 4, फिर माइनस यहाँ से 5 हमने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, इसमें से अंदर बचेगा x + 4। अंदर प्लस का 4 इसलिए बचेगा क्योंकि हमने माइनस यहाँ पर कॉमन ले लिया है, इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर x + 4 है, यहाँ पर x + 4 है, तो x + 4 हमने फिर से कॉमन ले लिया। अब हमारे पास क्या बचा, 2x - 5 इक्वल टू 0। अब जैसे ये दो पद हो गए तो दोनों को हम अलग अलग जीरो के बराबर में रख सकते हैं। x + 4 बराबर भी 0 हो जाएगा हमारा, और 2x - 5 भी बराबर 0 हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमारी एक निकल गई, -4, और x यहाँ पर हो जाएगा 2x बराबर +5 हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ पर निकल जाएगी हमारी 5/2। तो इस तरह से हमारी 5/2 और -4 ये क्या हो गए, हमारे ये जो समीकरण दे रखा था इसके मूल हो गए, इसके रूट्स हो गए। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे हम, सवाल नंबर 132 दे रखा है, के निम्नलिखित में से किस मान के लिए 3x प्लस कोष्टक में है k+3 × y = 1 और kx + 6y = 4 का कोई अद्वितीय समाधान होगा, मतलब अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल होने के लिए क्या होना चाहिए, a1/a2 नॉट इक्वल टू होना चाहिए b1/b2 के, है ना। तो वो उसका अद्वितीय समाधान होगा, है ना। तो जैसे a1 और a2 हम कैसे मानेंगे, जैसे x का गुणांक है उसे a1 मानेंगे, इधर x का गुणांक है उसे a2 मानेंगे, यहाँ y का गुणांक है उसे b1 मानेंगे, और यहाँ y का गुणांक है उसे b2 मानेंगे। तो इसको हम रखेंगे, सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3 बटे क्या हो जाएगा, x का गुणांक इधर k इक्वल टू, यहाँ पर है हमारा b1 की जगह क्या है, k+3 और इधर 6, है ना। इसको जैसे इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है a1x + b1y + c = 0। ये इसका जो है स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, मानक रूप होता है। तो इसका इसमें गुणा कर लेंगे हम, k² + 3k = 18। ये हो जाएगा हमारा k² प्लस का 3k माइनस का 18 = 0। अब इस के जो 3 है, के का जो गुणांक है 3, इसका प्लस माइनस करने पर हमें क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए, और इन दोनों का गुणा लेते हैं हम, है ना। तो गुणा करने पर हमारा क्या आना चाहिए, 18 आना चाहिए। तो हम ऐसी संख्या लेंगे जिसका गुणा करने पर 18 आए और प्लस माइनस करने पर 3 आए। तो 6 और 3 दो ऐसी संख्याएं हो सकती है, जैसे k² प्लस का 6x माइनस का 3x, k माइनस का 3k माइनस का 18 = 0। अब जैसे 6k में से यदि 3k जाएगा तो 3k बचेगा। इस समीकरण में मूल जो समीकरण है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, और इसका यदि गुणा करते हैं तो 18 हमें माइनस का मिल जाएगा। तो यहाँ से हमने k कॉमन ले लिया तो k+6 हो गया, और यहाँ से हमने 3 कॉमन लिया तो यहाँ पर भी k+6 हो गया, = 0 चल रहा है। k+6 फिर से कॉमन ले लेंगे हम, तो k+6 हमने कॉमन ले लिया तो अंदर हमारे पास क्या बचा, k-3 = 0। अब k की इधर देखना आप, k+6 एक बार हम 0 के बराबर में रख लेंगे और एक बार k-3 = 0 के बराबर रख लेंगे।
तो के एक बार वैल्यू मिल जाएगी हमें प्लस का 6 और एक बार वैल्यू मिल जाएगी हमें ये सॉरी ये यहाँ पर माइनस का 6 और यहाँ पर प्लस का 3। मतलब के ये दो मान होंगे और इन दोनों मान पर ये जीरो नहीं हो रहा है, तो इनके अलावा कोई अन्य मान होगा जिस पर ये जीरो होगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। एनी वैल्यू एक्सेप्ट 3 एंड -6, इनके अलावा अन्य कोई मान होगा जिस पर ये जीरो हो सकता है ना। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल हम देखेंगे। सवाल जैसे ये इसका मैंने कंडीशन दे रखी है तीनों, जैसे दो रेखाएं यदि संपाती हो मतलब एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हो तो उसके अनंत या अनेक हल निकलेंगे। उस कंडीशन में a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के बराबर होगा c1/c2 के। और जैसे दो रेखाएं समांतर हैं तो उसका कोई हल नहीं होता है, उसमें a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के बराबर नहीं होता है c1/c2 के। और यदि अद्वितीय हल है और रेखाएं क्या होती हैं, प्रतिच्छेदी हो रही है, तो उसका यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा, है ना। यदि ये रेखाएं दो रेखाएं यदि प्रतिच्छेदित कर रही है तो वो a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के। ये तीनों शर्तें आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल हम देखेंगे। सवाल नंबर 133वां हमें दे रखा है। ओ त्रिभुज एबीसी का अंतः केंद्र है। क्या है, अंतः केंद्र है और कोण ए 30 डिग्री है, तो बी ओ सी बताइए। ये जैसे एक त्रिभुज मान लिया हमने ए बी सी, इसका क्या कह रहा है कि ओ अंतः केंद्र है। तो जैसे अंतः केंद्र कब बनता है, जो हमारे शीर्ष हैं, मतलब जहां भी कोण बन रहा है उस कोण का यदि हम अर्धक बनाते हैं तो अर्धक जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे अंतः केंद्र कहते हैं। कोणार्धक जो रहता है, जैसे ये कोण हो गया ए हमारा, है ना, इसका अर्धक जिस भी बिंदु पर मिलेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा कहलाएगा अंतः केंद्र। अब जैसे ये एंगल बी है, इसका अर्धक खींचा हमने, ये इसका अर्धक बना दिया, ठीक है। इसी तरह ये एंगल हमारा सी है, इसका अर्धक खींच लेंगे हम, तो इसका अर्धक जिस भी बिंदु पर आपस में मिलेंगे वो हमारा, ये थोड़ा सा लाइन तिरछी चली गई है, आप थोड़ा सा वो करना है इसको, है ना, एडजस्ट कर लेना। तो ये हमारा यहाँ को कौन सा एंगल बन जाएगा, ये हमारा बन गया अंतः केंद्र। मतलब किसी त्रिभुज के कोणार्धक, ये त्रिभुज है, इसके ये कोण ए है, ये कोण बी है, ये सी है, कोणार्धक जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे क्या कहते हैं, अंतः केंद्र कहते हैं, इन सेंटर कहते हैं, ठीक है। कोणार्धक जो है भुजाओं से समान दूरी पर बनता है, ये आपको ध्यान रखना है। किसी भी कोणार्धक को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे कि हमें बी ओ सी निकालना है यहाँ पर, है ना, ये बी ओ सी दे रखा है, तो एंगल बी ओ सी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो सम्मुख कोण होता है, यहाँ बी ओ सी निकाल रहे थे, इसका ओ का अपोजिट वाला कोण कौन सा है, ए वाला, तो कोण a/2 90 प्लस कोण a/2 मतलब 90 डिग्री के साथ में हम क्या लेते हैं, जो अपोजिट एंगल रहता है उसका हाफ लेते हैं, आधा लेते हैं। इसी तरह से हमें यदि कोण ए ओ सी निकालना है, जैसे ए ओ सी निकालना है, तो हम क्या लेंगे 90 प्लस कोण b/2। यदि हमें कोण निकालना है ए ओ बी, कौन सा कोण निकालना है, ए ओ बी, तो क्या लेंगे हम 90 प्लस कोण c/2। इस तरह से हम अंतः केंद्र जो है तीनों कंडीशन में फाइंड आउट कर लेते हैं। ये तीनों कंडीशनों के मैंने फार्मूले आपको, मतलब फार्मूला एक ही है, उसको क्या है तीनों एंगल के लिए हम निकालते हैं। तो अब हमें यहाँ पर बी ओ सी चाहिए, तो बी ओ सी के लिए हम वैल्यू रख देंगे, बी ओ सी हो जाएगा हमारा एंगल बी ओ सी इक्वल टू क्या है 90 प्लस कोण ए की वैल्यू क्या है 30 है बटे 2, तो ये क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो 90 और 15 कितना हो जाएगा हमारा 105 डिग्री। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा 105। ऑप्शन बी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। अंतः केंद्र क्या होता है, जैसे त्रिभुज में 4 केंद्र बनते हैं, है ना, एक माध्यिका बनता है, मीडियन, और इन सेंटर बनता है, अंतः केंद्र बनता है, परिकेंद्र बनता है, और एक और बनता है लंब केंद्र, है ना। तो ये चारों केंद्र आपको ध्यान रखना है, किसी वीडियो में इसका मैं डिटेल सॉल्यूशन बताऊंगा आपको। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, अंतः केंद्र निकालने का तरीका हो गया, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे हम 134 वाला। एक कोण अपने संपूरक कोण के दोगुने से 90 डिग्री कम है, कोण का माप क्या है। जैसे हमारा संपूरक कोण क्या होता है, संपूरक कोण कोण होता है, संपूरक कोणों का योग होता है, जैसे अल्फा प्लस बीटा, दो कोण संपूरक कोण है तो उनका योग 180 डिग्री होगा, है ना। और पूरक कोणों का योग कितना होता है, पूरक कोणों का योग होता है
जैसे अल्फा और बीटा दो पूरक कोण है तो उनका योग 90 डिग्री होता है, ये आपको ध्यान रखना है। समपूरक कोण का योग 180 होता है और पूरक कोण का योग 90 डिग्री होता है, ये आपको विशेष ध्यान रखना है, नहीं तो आप इस सवाल को सोल्व नहीं कर पाएंगे, है ना। अब दे रखा है एक कोण अपने संपूरक कोण के दोगुने से, मान लीजिए कोई कोण x है, वो अपने संपूरक कोण के मतलब 180 माइनस एक्स, संपूरक क्या हो जाएगा इसका 180 माइनस एक्स, है ना, के दोगुने से 90 डिग्री कम है। ये जो संपूरक कोण है इसके दोगुने से 180 माइनस एक्स का दोगुना से क्या है 90 डिग्री कम है, तो वो कोण हमारा निकल जाएगा कौन सा, एक्स वाला। तो इसको सोल्व कर लेंगे हम, ये हो जाएगा 360 माइनस एक्स, ये हो जाएगा माइनस का 90 इक्वल टू एक्स। अब ये एक्स हम यदि ये 2x है सॉरी, माइनस का 2x, ये 2x इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा हमारा प्लस का, प्लस में हो जाएगा, 2x इधर आएगा जुड़ जाएगा, और ये इसमें से 360 में से 90 गया तो कितना बचा हमारा 270। अब 3 से इस 270 को काट देंगे तो 3 9 27, है ना, ये हो गया 90। एक्स की वैल्यू कितनी मिल गई हमें यहाँ पर 90 डिग्री। तो कोण का माप कितना आ गया हमारा, जो एक्स माना था हमने कोण को, तो हमारा कोण का माप आ गया 90 डिग्री। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल हम देखेंगे, सवाल नंबर 135वां दे रखा है, एक परीक्षा में ए को बी से 10% कम अंक मिलते हैं और बी को सी से 25% अंक अधिक मिलते हैं। यहाँ अधिक है, यहाँ पर कम है ना। फिर मिलते हैं और सी को डी से 20% अंक कम मिलते हैं, यहाँ फिर से कम है। यदि ए को 500 में से 270 अंक मिलते हैं तो डी को कितने अंक मिलते हैं, मतलब जो रियल नंबर है वो 500 में से कितने मिल रहे हैं 270, और परसेंटेज में कितने मिल रहे हैं, ये परसेंटेज में हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। देखो ए बी सी और डी 4 व्यक्ति हैं। अब हम इसको पीछे से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, क्यों, क्योंकि हम जैसे ए तक ला रहे हैं तो इसको ए को बी से 10% कम मिले, तो यदि इसको मान लेंगे तो ये जो है दशमलव में चली जाएगी हमारी वैल्यू, इसलिए हम इसको पीछे से सोल्व करेंगे। तो जैसे सी को डी से 20% कम अंक मिलते हैं तो डी को हम मान लेते हैं कि 100% नंबर मिले हैं, है ना। तो सी को डी से 20% कम अंक मिले हैं, सी को कितने मिले हैं 80 मिले होंगे, 20% कम, 20% कम मिले हैं। ये कम के लिए मैं माइनस लगा रहा हूँ, ध्यान रखना। फिर कह रहा है कि ये यहाँ देखना आप, बी को सी से 25% अंक अधिक मिलते हैं, मतलब जो है बी को सी से कितने अंक मिल रहे हैं 25% अधिक, 25% अधिक, है ना, किसको बी को। अब 80 यदि 100% की वैल्यू है तो 25% अधिक, 80 का 25% कितना हो जाएगा 20, 80 का 25% 20 होता है। तो यदि इसमें 20 और जुड़ जाएगा तो वापस से 100 हो जाएगा। ये 80 का 25% निकालेंगे हम तो क्या होता है 25 चौक 100 और 4 दूनी 8, ये 20 होता है। तो इसमें 20 फिर से जुड़ा तो फिर 100 हो गया, है ना। तो ये जो b की वैल्यू कितनी आ गई 100 आ गई। अब क्या कह रहा है ये कि a को b से 10% कम अंक मिलते हैं, जो a व्यक्ति है इसको b से 10% कम मिलते हैं, 10% कम। तो कम के लिए हमने इसको फिर से माइनस कर देंगे तो ये a को कितने 90% अंक मिले। अब परसेंटेज की वैल्यू हमारी ये निकल गई और रियल वैल्यू यहाँ पर ये दे रखी है कि a को 500 में से 270 अंक मिले। तो 270 जो अंक मिले हैं वो यदि 90% की वैल्यू है तो 100% की वैल्यू क्या है। यहाँ पर परसेंटेज की वैल्यू 90% आई है a को और यहाँ रियल वैल्यू 270 आई है। तो 270 यदि 90% की वैल्यू है तो 100% की वैल्यू क्या, तो ये 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 300। अब हमें क्या कह रहा है कि डी को मिलते हैं तो डी को कितने अंक मिले, मतलब परसेंटेज में बताना है डी को भी। डी को रियल अंक मिले हैं 300, लेकिन वही 300 अंक यदि परसेंटेज में निकालेंगे तो कितना होगा। तो 300 यदि उसको नंबर मिले हैं और मिले कितने में से है 500 में से, तो 100% की वैल्यू क्या है। तो ये निकाल लेंगे हम, 2 जीरो से 2 जीरो गए, इसको इससे काट देंगे तो ये कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 मतलब 20 हो जाएगा। तो 20 या 60, तो मतलब उसको कितने अंक मिले हैं 60% अंक मिले हैं किसको डी को। यहाँ पर हमने डी की वैल्यू की जो है गणना कर ली। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, डी वाला उत्तर यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। इस तरह से आपको ध्यान रखना है इसको, है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। यदि समझ में नहीं आए तो वीडियो को एक बार और देख लेना आप। अगला सवाल दे रखा है 136, 3 वर्ष 9 माह से 1 वर्ष 3 माह का अनुपात क्या है। 3 वर्ष 3, अब जैसे ये वर्ष में दे रखा है तो या तो इसे हम वर्ष में कन्वर्ट कर लेंगे या माह में कन्वर्ट कर लेंगे, तो इसको हम माह में कन्वर्ट करते हैं। तो 3 वर्ष का माह कितना हो जाएगा, 1 वर्ष का 12 महीने तो 3 वर्ष का 36 महीने। तो 36 और ये 9 उसमें जोड़ देंगे तो ये 36 प्लस 9 माह
अनुपात में हो जाएगा 1 वर्ष का 12 माह, 12 और प्लस 3 माह, तो ये हो जाएगा कितना 45, और ये हो जाएगा इधर कितना 15, तो ये इससे कट जाएगा, तो 1 अनुपात हमारा कितना मिल जाएगा 3, मतलब 1 अनुपात 3 नहीं 3 अनुपात 1 हमारा उत्तर होगा। कई प्रश्नों में जैसे उल्टा भी अनुपात दे रखते हैं, तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है, अनुपात को सही जमाना है ना। अगला सवाल हम देखेंगे 137 वाला दे रखा है, 4/13 का क्यूब दे रखा है, ये आप देखना क्यूब दे रखा है, तो इसको हम 3 बार लिख लेते हैं, है ना। इसको सोल्व डायरेक्ट नहीं करेंगे, सिर्फ लिखेंगे, क्योंकि इसमें कैंसिल हो जाएगा ये। फिर 13/7 दे रखा है गुणा में, 13/7 का क्या दे रखा है हमें, वर्ग दे रखा है, तो इसको हम 2 बार लिख लेंगे। फिर इसको 7/4 डायरेक्ट भी काट सकते हैं, लेकिन मैं इसको पूरा पूरा लिख के और आपको बता देता हूँ। 7/4 लिख लेंगे, है ना। इसको इससे काट दिया 2 7 से, ये 2 7 कट गए हमारे, फिर ये 2 4 से हमारे 2 4 कैंसिल हो गए। अब हमारे पास ये इधर 1 4 से ये भी 4 चला जाएगा, 2 13 से हमारे 2 13 चले गए। अब हमारे पास ऊपर क्या बचा, ये यहाँ देखना आप, ये ऊपर 1 7 बचा और नीचे 13 बचा, तो हमारे पास सिर्फ 7 और 13 बचेगा। इसको डायरेक्ट भी काट सकते हो आप, लेकिन मैंने पूरा सोल्व करके बता दिया आपको। 7/13 आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल हम देखेंगे, ये हमें पेडागोजी से दे रखा है, एनसीएफ के अनुसार गणित में सोचने और तर्क करने का एक विशेष तरीका शामिल होता है। मतलब क्या होता है, सोचने और तर्क करने का एक विशेष तरीका शामिल होता है, तो फिर दिए गए सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ये आपको विशेष ध्यान रखना है, इसमें गलत बहुत पूछते हैं, तो गलत वाला कथन हमें निकालना है ना। अब गतिविधियों एवं अभ्यास कक्षा के अनुरूप होना चाहिए। बिल्कुल, जो कक्षा में गतिविधियां हो रही है और अभ्यास कार्य हो रहा है, वो किसके अनुरूप होना चाहिए, वो हमारे मतलब पाठ्यक्रम के अनुसार होना चाहिए। पाठ्य पुस्तकों के अनुसार सामग्री की प्रस्तुति होना चाहिए, जिस तरह की पाठ्य पुस्तकें हैं उसी तरह की सामग्री की प्रस्तुतिकरण होना चाहिए। ये भी बिल्कुल हमारा सही उत्तर हो जाएगा। विद्यार्थियों को संख्यात्मक प्रश्नों को हल करने के लिए सूत्र दें। हमें सूत्र नहीं देना है। जो हमारा पेडागोजी होता है, शिक्षण शास्त्र होता है, वो सूत्रों के खिलाफ है, परिभाषाओं के खिलाफ है ना। परिभाषाएं नहीं रटवाना है और रटवाने के खिलाफ है, रटना नहीं है। इस तरह के जहां भी आपको शब्दावली दिखे वो नेगेटिव शब्दावली होती है, इस तरह का उत्तर हमारा नहीं हो सकता। तो ये हमारा ऑप्शन सी यहाँ पर जो है नहीं होगा, क्योंकि हमसे गलत वाला ऑप्शन पूछा है। और जिस विधि से इसे पढ़ाया जाता है, मतलब जो मेथड से इसको पढ़ाया जा सकता है, संभव है, उसी से पढ़ाना चाहिए, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है ना। अगला सवाल दे रखा है, हिंदू अरबी अंकों की तरह संख्याएं लिखने में आमतौर पर रोमन अंकों का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है। रोमन अंकों के बारे में मैंने आपको एक पिछले वीडियो में डिटेल बताया है, पूरा सॉल्यूशन बताया है रोमन अंकों के बारे में, शायद वो तीसरे या चौथे वीडियो में लगभग होगा, है ना। मेरे को ध्यान नहीं है कौन से वीडियो में है, लेकिन बताया है रोमन अंकों के बारे में, पूरा कैलकुलेशन बताया है। एक सवाल और भी आया है रोमन अंकों का, तो उसको आपको जरूर देखना है। रोमन अंकों को याद रखना कठिन है, बिल्कुल कठिन नहीं है, सरल है रोमन अंकों को। फिर रोमन अंकों का उपयोग करके संख्याओं का निर्माण एक जटिल कार्य है, नहीं, बिल्कुल जटिल कार्य नहीं है, मतलब संख्याओं का निर्माण करके बनाया जा सकता है, ये भी सही हो जाएगा। बच्चे अंग्रेजी वर्णमाला और रोमन अंकों में भ्रमित हो जाते हैं। छोटे बच्चे हो सकते हैं थोड़ा भ्रमित हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो भ्रमित होंगे। भाई ये एक है, तो अंग्रेजी वर्णमाला में जैसे आई लिखा जा सकता है ऐसा, लेकिन आई ऐसा भी लिखते हैं, आई इस तरह से भी लिखते हैं, तो ये ऑप्शन हम इसको उचित नहीं मानेंगे कि उससे भ्रमित हो सकते हैं। फिर रोमन अंक स्थानीय मान का उपयोग नहीं करते, बिल्कुल ये कथन बिल्कुल सही है। रोमन अंक स्थानीय मान का उपयोग नहीं करते। जैसे हमने 10 लिखा है, 10 में हमें 9 लिखना है तो एक इधर करके माइनस होता है, और यदि हमें 11 लिखना है तो कैसे लिखते हैं हम, एक इधर करके, ये इसको इधर यदि राइट साइड में लेते हैं तो प्लस करते हैं, लेफ्ट साइड में लेते हैं तो माइनस करते हैं। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा कि रोमन अंक स्थानीय मानों का जो है उपयोग नहीं करते हैं, तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसलिए इन अंकों का उपयोग करके गणना करना थोड़ा कठिन होता है। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। आगे का सवाल देखेंगे हम, 140 वाला दे रखा है, शिक्षण के मूल्यांकन चरण का उद्देश्य क्या है। जो मूल्यांकन है उसका चरण का उद्देश्य क्या है, तो यह जानने के लिए कि उद्देश्य किस हद तक साकार हुए हैं, मतलब जो हमने उद्देश्य निर्धारित किए थे वो किस हद तक हमें प्राप्त हुए हैं, ये मूल्यांकन के तहत जो है देखा जाता है। शिक्षक की कमी जानने के लिए, बिल्कुल शिक्षक की कमी भी देखी जाती है मूल्यांकन के अंतर्गत। रणनीतियों की प्रभावशीलता जानने के लिए, बिल्कुल रणनीति की प्रभावशीलता देखेंगे हम, तो दिए गए सभी विकल्प हमारे यहाँ पर सही हो जाएंगे। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो धन्यवाद मित्रों, आज हम यहीं तक रखते हैं। अगले जो है वीडियो में हम आगे के सवाल सोल्व करेंगे,
यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए आप, क्योंकि आपको कंटिन्यू वीडियो मिलते रहें। तो धन्यवाद।